ये मंच असल में संवाद का मंच है। दो और युवा चेहरे जो इस चुनाव में सुर्खियां बटोर रहे हैं, अब उनसे संवाद का वक्त है। और आम आदमी पार्टी जमीन पर कैसा काम कर रही है, रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा है, और कुछ ऐसे बयान जो इस चुनाव में पार्टी के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं, उसको लेकर पार्टी का क्या सोचना है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, इस वक्त हमारे साथ गोपाल इटालिया जी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष। और इस वक्त हमारे साथ हैं अल्पेश कथीरिया जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और साथ ही दीक्षित सोनी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो गुजरात के दो युवा चेहरे और सामने गुजरात के एक बहुत ही अनुभवी पत्रकार। चर्चा बहुत ही दिलचस्प, बहुत रोचक होने वाली है। दीक्षित जी, ओवर टू यू। थैंक यू जी। आप सभी का जी मंच में बहुत बहुत स्वागत है। और खास तौर पर आज सुबह से जिस तरीके से 2022 के इस महासंग्राम की चर्चा चल रही है, सभी पार्टी के जो नेता है वो यहाँ आकर 2022 के इस गुजरात महासंग्राम में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर 2022 के इस विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस पूरे चुनाव को, इस पूरे महासंग्राम को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है आम आदमी पार्टी की एंट्री ने। वैसे तो इस राज्य में मैं 1999 से सारे चुनाव कवर करता आ रहा हूं, लेकिन 2022 का चुनाव कुछ खास बन चुका है। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर त्रिपांखिया यानी कि एक जो तीसरा मोर्चा आया है, उसके कारण ये जंग काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। तो बात करेंगे आज हम आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया जी और वाराछा के आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अल्पेश कथीरिया जी। इन दोनों से हम बात करेंगे। दोनों काफी अग्रेसिव नेता है। दोनों का जन्म राजनीति में अगर कहा जाए तो पाटीदार आरक्षण आंदोलन से हुआ है। और आज दोनों हमारे साथ हैं। आप दोनों का खूब खूब स्वागत है। और खास तौर पर गोपाल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल गोपाल भाई आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आप आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आई थिंक आपकी उम्र करीब 33 से 34 साल के आसपास होगी और इस राज्य में 27 साल से भाजपा का शासन है। कैसे लगता है आपको कि आपकी पार्टी इस राज्य में शासन पर आएगी, सत्ता पर आएगी? देखो, बहुत अच्छा लगता है। इतने सालों से राजनीति में जो लोग रहे हैं उनके सामने एक फ्रेशर्स के तौर पे जब हम लड़ते हैं, ये हिम्मत दिखाते हैं और जनता का सहयोग मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि छोटी सी उम्र में एज ए न्यू कमर्स हमने बहुत अच्छा काम किया है। अब सवाल है कि कैसे इन लोगों से काम करेंगे। जनता महान है लोकतंत्र में। जनता ने इस बार ठाना है कि इस बार नए विचार को जगह देंगे, नए लीडर्स को जगह देंगे, नई पार्टी के साथ आगे बढ़ के गुजरात को नई ऊंची दिशा में आगे ले जाने के लिए साथ देंगे। ज़मीन पे जनता का वो साथ और सहयोग दिख रहा है। हर बूथ स्तर पे जनता का सहयोग दिख रहा है। आप सोशल मीडिया से लेके ग्राउंड तक लेके, ज़िले से लेके, तहसील से लेके विधानसभा तक, हर एस्पेक्ट्स पे आप देखेंगे तो जनता का भरपूर सहयोग इस नई सोच को, नई लीडरशिप को मिल रहा है। और बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर भी ये नई सोच का डर दिख रहा है। गोपाल भाई, एक सवाल ये भी है कि करीब 5 साल पहले की अगर बात करें, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त आप दोनों की भूमिका, अल्पेश भाई हो, हार्दिक पटेल हो, आप सभी की भूमिका कुछ अलग थी। और 5 साल के भीतर ऐसा क्या हो गया कि आपने समाज को छोड़ दिया और राजनीति की राह पकड़ ली और राजनीतिक पार्टियों के दामन थाम लिए? नहीं, समाज को कोई छोड़ ही नहीं सकता। समाज बड़ा विशाल दरिया है, इसको कोई छोड़ नहीं सकता है। लेकिन सब समय के साथ साथ कारवा आगे बढ़ता रहता है, निरंतर कारवा बदलता रहता है। समाज के लोगों की, राजनेताओं की, पार्टियों की भूमिकाएं समय के हिसाब से बदलती रहती है। उस टाइम हम समाज के लिए लड़ने की भूमिका में थे, लेकिन प्लेटफॉर्म था सिर्फ समाज। अब हमारी भूमिका समाज के लिए लड़ने की तो है ही है, लेकिन प्लेटफॉर्म है राजनीति, जो कि अपने आप में एक बड़ा मंच है। तो हमने एक छोटे से अपने मंच से एक बड़े मंच की ओर आगे गति करी है
और हम इस बड़े मन से काम तो वही कर रहे हैं जो पिछले 5 साल पहले कर रहे थे। लेकिन इस बार नया ये है कि इस बार हम देश के सबसे शक्तिशाली लोगों के सामने खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार हम खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, किसी और के लिए काम कर रहे थे। इस बार हम खुद लड़ रहे हैं, इस बार हम खुद चुनौती दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अल्पेश भाई, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। मैं आपको बता दूं कि अल्पेश कथीरिया जो कि वाराछा के प्रत्याशी भी हैं और उनको गब्बर सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो वाराछा का जो चुनाव है वो सीट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि कुमार कानानी जो आपके सामने उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से खड़े हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये चाचा भतीजे की लड़ाई है। आप भतीजे हैं, वो चाचा है। कैसी रहेगी ये लड़ाई? देखो, यहाँ की जो जनता है पिछले 10 साल काका को मौका दिया, उसको आरोग्य मिनिस्टर भी बनाया, लेकिन जिस दौर से वहाँ काम होना चाहिए, एक स्वाभाविक तौर है कि समझो कोई भी आरोग्य मिनिस्टर है तो उसके वहाँ एक 100 बेड की अस्पताल तो होनी ही चाहिए। तो ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जो आरोग्य मिनिस्ट्री को करना चाहिए। वहाँ सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है तो ट्रैफिक की बवाल बहुत रहती है। मेरी जानकारी, एक बार बीच में रोक रहा हूँ कि जस्ट मेरी जानकारी में ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वहाँ पर अस्पताल बनने जा रहा है। आपने ये मुद्दा उठाया था तो वहाँ जवाब भी ये दे दिया गया है। देखो, बनने जा रहा है तो बनने कब जा रहा है? 27 साल हुए आपके शासन को। अब आप बनाने वाले अभी है। अब आप वही सब बांट रहे हैं जो आप हमें कहते हैं कि हम रेवड़ी बांटते हैं, तो अब आप बोल रहे हैं अब आप हॉस्पिटल बांट रहे हो। तो क्या बात है? देखो, एक सिंपल बात है कि कोई भी लोग को लोग ऐसे ही चुनते हैं कि वो जनप्रतिनिधि के नौर पे कुछ अच्छा काम किए। कोरोना के समय पे वो घर पे बैठे हैं। कोरोना के समय पे लोग फ़ोन करते हैं मिनिस्टर के तौर पे कि सर हमको इंजेक्शन चाहिए, तो काका बोलते हैं कि मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तो ये जो दिन थे वो लोग कभी नहीं भूल सकते हैं, और ये दिन का जवाब लोगों को मत से देने वाले हैं। और वाराछा की जनता ने तय कर लिया है कि काका को हम 9 तारीख को हरिद्वार भेज रहे हैं यात्रा पे, 8 तारीख को भतीजा को चुनाव से विजयी संकल्प कराना है। तो अल्पेश कथीरिया को एक सवाल ये तो बनता ही है कि मैंने आपको जिस तरीके से कवर किया है, आपकी स्टोरीज हम लोगों ने जो चलाई है, काफ़ी बार जेल में जाना भी हुआ और उसकी सबसे बड़ी वजह रही है आपका गुस्सा। क्या लग रहा है राजनेता बनने के बाद यही गुस्सा आपके रास्ते में नहीं आएगा? देखो, जेल एक ऐसी चीज है कि जो सरकार के दमन से होता है। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ, माँ भारती का बेटा हूँ। मैं चाहे कोई भी पक्ष में हूँ, भाजपा में हूँ, कांग्रेस में, आप में हूँ या ना हूँ, मैं ऐसा तो लड़का हूँ ही नहीं कि मैं राष्ट्र के विरुद्ध काम करूंगा। उसके बावजूद भी 2 राजद्रोह लगाए हैं। देश आजाद होने के बाद राजद्रोह वाली बात है वो सिर्फ भाजपा ने ही की है और काफी सारे लोगों पे ही लगाई है। और उसको लगता है कि लोगों को जेल में डालने से लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और उसका काम हो जाता है। लेकिन हम हमारे विचारों से खड़े हैं, हम हमारी आज़ादी से खड़े हैं। आप जेल में कभी बार बार भेजो या वहाँ पे ही रखो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम भी वहाँ हौसलों से बुलंद होते हैं, हम भी वहाँ पे पढ़ते हैं। हम जेल में जाते हैं तो वहाँ पे भी हम अच्छा काम कर लेते हैं। वहाँ पे बहुत समय मिलता है, हमको पढ़ना है, लिखना है, अच्छा काम करना है। तो मैं तो भाजपा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हम जितनी बार हमने जेल भेजा है उतनी बार मैं मजबूत होकर बाहर आया हूँ। गोपाल भाई, आपसे एक सवाल है कि आप सभी का जन्म, हार्दिक पटेल हो, आप हो, अल्पेश भाई हो, आप सभी का जन्म कहीं ना कहीं आंदोलन से हुआ, पाटीदार समाज को हक दिलाने की बात से हुआ। आज पाटीदार समाज, या तो आप खुद उस पाटीदार समाज से हैं, आप दोनों उस पाटीदार समाज से हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपने राजनीति में जाकर पाटीदार समाज से गद्दारी नहीं की है? क्योंकि आप दोनों ने पहले कई बार ये कहा है कि हम लोग कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, कभी किसी राजनीतिक पार्टी का दामन नहीं पकड़ेंगे। राजनीति में इस देश में आने के 2 परंपरागत तरीके थे। एक, आपके पास 2 नंबर के बहुत से पैसे होने चाहिए, अगर आप अमीर है फिर किसी भी दरवाजे से किसी भी स्तर पे आप सीधा घुस सकते थे, या फिर आप राजनीतिक परिवार से आते होने चाहिए, फिर आप कहीं भी कभी भी कोई पद पे जा सकते थे। 2 ही दरवाजे थे राजनीति में जाने के, या तो परिवार से आ जाओ राजनीतिक, या तो पैसे से आ जाओ। हम अपने आप में यूनिक लोग हैं जो समाज के हक और अधिकार के लिए लड़े हैं।
लड़ते 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 हमने समाज के दिल में अपनी जगह बनाई, गुजरात के दिल में अपनी जगह बनाई, और धीरे धीरे से हम आगे बढ़ते हुए एक नया रास्ता बनाते हुए हम यहाँ पहुंचे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरी चीज कि जब भी कोई मुख्यमंत्री या मंत्री या विधायक का बेटा विधायक बनता है तो उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप क्यों राजनीति में आए, क्या आप एक ही परिवार से आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर कोई साधारण से परिवार का नौजवान लड़के झगड़ के अन्याय जुल्म अत्याचार को सहन करते हुए अपना रास्ता बना करके राजनीति में ऊपर पहुंचेगा, फिर उनसे पूछा जाएगा कि आपने तो कहा था आप नहीं आओगे। लेकिन ये क्यों नहीं पूछा जा रहा कि हमें यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें हमारा काम, मैं नौकरी कर रहा था पुलिस में अच्छे से, क्यों छोड़ के यहाँ आना पड़ा। और दूसरी बात, मैंने कभी जीवन में नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मैंने ताल ठोक के कहा था कि राजनीति में आएंगे, इन सबको हराएंगे, इसी कुर्सी पे बैठ के अच्छे फैसले लेके गुजरात चलाएंगे हम। देखो, मेरा सिंपल सा मानना है कि अभी अगर एक अनपढ़ आदमी मंत्री बन सकता है तो कम से कम मैं BA LLB हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं राजनीति में क्यों नहीं जाऊंगा। अनपढ़ अगर मंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, मैं भी बनूंगा। तो मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मैंने कहा मैं आऊंगा। शुक्र है सब जनता का, समाज का, लोगों का, आप सब जैसे वेल विशर्स का, जिन्होंने सारों ने सपोर्ट करके हम जैसे साधारण परिवार के युवाओं को इतना बड़ा मौका और जिम्मेदारी दी है। गोपाल भाई, आप हमेशा से ही आपके बयानों के कारण काफ़ी चर्चा में रहे हैं। आपकी कई सारे वीडियोस हैं जो काफ़ी वायरल हुए हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया था, उनकी माताजी के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर भी आप काफ़ी ट्रोल हुए थे और काफ़ी बड़े विवाद खड़े हुए थे। क्या अब एक प्रत्याशी होने के बाद, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद, इन सारी बातों का गोपाल इटालिया को कोई पछतावा है? देखो, बात पछतावा नहीं, पछतावा की है ही नहीं है। बात यह है कि जब चुनाव आता है तो चुनाव से ठीक 15-20 दिन, 1 महीने पहले भाजपा वाले सारी 10 साल पहले की बातें पकड़ पकड़ के लाके पूरे गुजरात को लेकिन दिखाते। बोलने वाले तो गोपाल इटालिया ही थे ना। मैं बता रहा हूँ पूरी बात। बोलने वाले तो प्रधानमंत्री जी भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सोनिया गांधी जी के बारे में इतना घटिया शब्द बोले थे, आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगा। मैं जब भी कुछ बोला हूँ, अगर वो चीज़ गलत है तो तब भी मैं मुख्यमंत्री तो नहीं था, कोई पद पे नहीं था, मेरी बहुत कम उम्र थी। अगर कम उम्र में मैंने कुछ ना समझ में बोला है तो आज मैंने अपनी सोच को ठीक कर लिया है, आज करेक्ट कर लिया, और उस करेक्ट सोच के आधार पे मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए देश की एक महिला लीडर के बारे में जो घटिया शब्द बोले थे, उसको लेके भाजपा के कार्यकर्ताओं का क्या मानना है? मैंने अपनी नासमझ में कुछ बोला है, मैंने अपनी सोच को करेक्ट भी किया है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सोच को करेक्ट किया है, लेकिन पछतावा है, मेरा सीधा सवाल देखो, करेक्ट कर लिया, उसमें सब आ गया। अब उसका कोई मतलब लिख के तो सारा करेक्ट कर लिया, मतलब करेक्ट कर लिया, ठीक कर लिया सोच को, जो भी बोला गया। और 10 साल पहले अगर मैंने कुछ बोला है तो क्या वो बात आज के 2022 के गुजरात चुनाव का मुद्दा है? भाजपा इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? मतलब 27 साल में आपने कितने स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, रोड बनाए, वो नहीं दिखाएंगे? आप ये दिखाएंगे कि गोपाल का 10 साल पहले का, जब वो छोटा था, जब वो किसी पद पे नहीं था, जब वो सार्वजनिक जीवन में नहीं था, तब जो बोला था वो देख लो और बीजेपी को वोट दे दो, ये कहना चाहते भाजपा वाले। मुझे तो शर्म आती है और तरस आती है भाजपा की इस हालत पे कि मेरे वीडियो दिखा दिखा के वोट मांगने पड़ रहे। क्या हालत होगी इन भाजपा की? इससे अच्छी तो बेहतर स्थिति में मैं हूं, इससे बेहतर स्थिति में मैं हूं कि मैं मेरे विजन के दम पे वोट मांग रहा हूं। मैं मेरी पार्टी के विजन के दम पे गुजरात के लोगों को अपील कर रहा हूं कि हमारा ये विजन है, वोट दीजिए। आप पूछिए भाजपाइयों से कि आज तक मैनिफेस्टो नहीं निकाला, बताओ, उनको पता ही नहीं कि चुनाव जीत के करना क्या है। अभी तक तो मैनिफेस्टो नहीं निकाल पाए वो लोग, और बता रहे वीडियो। भाई मैनिफेस्टो दिखाओ, अपना दिखाओ क्या करना चाहते हो 2022 के बाद। अल्पेश भाई, आपसे सवाल है कि आप जिस बैठक से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप आम आदमी पार्टी से जुड़े, उससे पहले कई सारी बातें भी सामने आई थी कि आपने भारतीय जनता पार्टी से भी बार्गेनिंग किया था, लेकिन वहाँ सेट नहीं हुआ। आपने 2 सीट की मांग की थी, वो 1 सीट देने के लिए तैयार थे और इसीलिए आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। देखो, सीटों वाली कोई बात ही नहीं थी। हमारी 2 कंडीशन ऐसी थी कि जो पूरे जनता को मालूम थे, पूरी भाजपा को मालूम थी, कि शहीद परिवार को नौकरी दी जाए और हमारे ऊपर जो भी मुकदमा है वो सभी वापस खींचे जाए। लेकिन पार्टी के लोग इसे नहीं चाहते थे, या उसका पार्टी का प्रशासन नहीं चाहता था कि हम
ये जो मांग है हमारी वो स्वीकार है। हमने उसको कितनी बार मौका दिया, तारीख दी, लेकिन वो लाइटली ले रहे और वो यही चाहते हैं कि किसी के ऊपर ये केसों वाला दबाव बना के उस पर हम राजनीति खिला करें। और हमने आखिरी में तय किया कि जब इलेक्शन यहाँ गुजरात में जाहिर हुआ तभी हमने तय किया कि अब बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, तीन मुख्यमंत्री हमने देखे, कहीं सारे प्रदेश मंत्री देखे, सब ने वादा किया लेकिन निभाया नहीं। तो फिर हमें लगा कि क्यों हम ही जाके हमारे प्रश्न का समाज का समाधान करें। इसी तरह से हमने राजनीति का दमन था। और सीटों की बात में तो भाजपा जितनी सीटों चाहिए उतनी दे सकती है, लेकिन पहले हमारी मांग थी समाज वाली। जब समाज वाली मांग ही वो परिपूर्ण नहीं होती है तो सीटों वाली बात ही नहीं आती है, वहां से मुद्दा पूरा हो जाता है। समाज कहाँ है अब आपके साथ? आपने समाज को जो वादा किया था उसमें से ये सबसे बड़ा वादा तो आपने निभाया नहीं कि आप राजनीति में नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाएंगे। आपने भी इसी तरीके के बयान दिए थे, उसके बावजूद भी आप वहां पर है। समाज कहाँ रहा है? आपके जो समर्थक थे वो भी हार्दिक पटेल के साथ अब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुके हैं। मैं एक बहुत क्लियर कट विजन में मानता हूं। गुजरात में 1.25 करोड़ की आबादी है पटेल समाज की, तो कोई बड़ा समाज हो, पाटीदार समाज से भी कोली पटेल समाज है, उसकी बड़ी जनसंख्या है, तो बड़े समाज में ऐसा रहता ही है और वो मैं मानता ही हूँ। कोई ऐसा समाज नहीं कि जो एक पक्ष के साथ खड़ा हो, कोई छोटा समाज भी ऐसा नहीं है कि कोई एक पक्ष के साथ खड़ा हो। हर समाज के अंदर हर लोग की हर अलग अलग विचारधारा होती है। हर लोग चाहते हैं, कोई चाहता है भाजपा को, कोई चाहता है कांग्रेस को, कोई आपको चाहता है। इतने भी लाखों लोग हैं जो तीनों से नहीं चाहता और बोलते हैं कि ये सब गलत है। तो हर लोग की अलग विचारधारा होती है, ऐसे ही आंदोलन की बात होती है। हमने आंदोलन में आज तक गुजरात के इतिहास में 6-7 चलने वाला कोई आंदोलन ही नहीं है। उस आंदोलन में हम बहुत खड़े हैं, बहुत संघर्ष किया है, उसमें सफलता भी मिली है। हमने लोगों को दिलाया है, हम EWS दिलाया है। सब लोग आज युवा स्वावलंबन योजना का लाभ है दे रहे हैं। उसके बदले हमको जेल मिली है, केस मिले हैं, अभी भी तारीख भर रहे। और राजनीति में आना कोई गलत बात नहीं है। मैं तो बोलता हूं कि यूथ हो, भाजपा में जाए तो भी मैं उसको वेलकम करता हूं, कांग्रेस में जाए तो भी वेलकम करता हूं, और हमारी पार्टी में तो भी वेलकम करता हूं। लेकिन ये ना पढ़ने वाली ना लिखने वाली ये क्या सिस्टम सड़ी हुई है कि 5, 6, 7 पास 8 ना पास वाले सब मुख्यमंत्री, होम मिनिस्ट्री, आरोग्य मंत्री, शिक्षा मंत्री कहाँ जाके खड़ा हो गए गुजरात। बस उसी के लिए हमारी लड़ाई है। ये परिवर्तन की मुहिम में हम परिवर्तन करना चाहते हैं। गोपाल भाई, आपसे सवाल है। सूरत एक ऐसा क्षेत्र है जहां से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था, और अब उसी ब्रेक थ्रू को आप विधानसभा चुनाव में बुलाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब आपको ये 27 सीटों का ब्रेक थ्रू मिला था उस वक्त की परिस्थिति कुछ अलग थी और अब की स्थितियां काफी अलग है। आपको कैसे लग रहा है कि आपको वहां पर सफलता मिलेगी? तो आप बहुत सही समझे। उस वक्त की परिस्थिति अलग थी, तब पार्टी बहुत छोटी थी, अब बड़ी हो चुकी है। उस टाइम ईशुदान जी हमारे साथ नहीं थे, इस टाइम हमारे साथ है। समर्थन था, अब पास का समर्थन नहीं है, पास के कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है। कथीरिया आम आदमी पार्टी में नहीं थे, अब है। आपने सही समझा, पार्टी की स्थिति बदल चुकी है। अब सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। आपने बड़ी खुशखबरी दी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन पास के समर्थक जो आपके साथ थे, अल्पेश भाई के साथ थे, वो कहाँ है? पार्टी में हार्दिक पटेल और अल्पेश कथीरिया एक साथ रहते थे। पास के समर्थन की बात है। एक मिनट, ये कहा जा रहा है बार बार कि आपने पाटीदार समाज की कुछ मांगों को उठाया और वो मांग नहीं मानी गई और आपने बीच रास्ते में पार्टी पकड़ ली, राजनीति में जुड़ गए, समाज के साथ धोखा हो गया। अब कैसे समाज आपका सपोर्ट करेगा? बार बार ये कहा जा रहा है। हमने समाज की मांग के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, जेल में गए, डंडे खाए, गालियां खाई, हमारा अपमान भी हुआ बार बार, बहुत हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, पांव पड़े, नेताओं से मिले, फिर भी उन्होंने नहीं माना। हमारी बात को, हमारी मांग को समझने तक की कोशिश नहीं करी। इसलिए हमने तय किया कि अब सिर्फ सड़कों पे नहीं, इनके सामने चुनाव लड़ेंगे, इनको भगाएंगे। जो फैसला वो लेना चाहते थे वो फैसला हम लेके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि समाज की मांग को नहीं माना, अब हम वो फैसला लेंगे। युवा के तौर पर आप सभी ने राजनीति में आने का जो फैसला लिया उसका हम सभी स्वागत करते हैं। आप हमेशा जानते ही हैं कि हम हमेशा आपके साथ रहे हैं। सवाल ये है कि आपने आंदोलन को और पाटीदार समाज को एक जरिया बनाया राजनीति में जाने के लिए। ये बहुत अच्छा सवाल है।
बीजेपी वाले और कांग्रेस वालों ने क्या किया आज तक? हम तो आज आए। मेरी पार्टी की करियर है 2 साल की, अल्पेश की अभी हो जाएगी 1 महीने की। हम 2 साल से 1 महीने से आए और हमारे ऊपर ये इल्जाम है कि समाज को जरिया बनाया। जिन्होंने आजादी के 75 साल तक सभी जातियों को लूटा, लड़ाया, झगड़ाया, हर तरीके का जातिवाद करके देश को कमजोर किया, उनसे कौन सवाल पूछेगा? हम उसी जातिवाद को तोड़ने के लिए, उसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक नई सोच के साथ आगे बढ़े। हो सकता है कि हमारा रास्ता बीजेपी कांग्रेस जैसा परंपरागत ना हो, हमने नया रास्ता चुना है। हम समाज के हक में लड़ाई लड़ते हुए आए, समाज का मिसयूज करके नहीं आए। जिन्होंने आज तक समाज को गुमराह करके, समाज को भ्रमित करके वोट लिया है, उन्होंने समाज का क्या भला किया? और पाटीदार आंदोलन के कारण न सिर्फ पाटीदारों को, सारे समाज को ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिला, यहां पे निगम मिला गुजरात में, सभी समाज का फायदा हुआ। इस लड़ाई से समाज का फायदा हुआ है, फिर समाज के माध्यम से राजनीति में आगे बढ़े हैं, इसलिए कि ये फायदा मिला तो है, लेकिन इससे और ज्यादा फायदा करवाना है। इसकी पूरी क्रेडिट हार्दिक पटेल लेते हैं। एक बार नहीं, आपको 3 बार मैंने इंटरव्यू किया है। हार्दिक पटेल हमेशा ये कहते हैं कि मेरे कारण मिला, और हार्दिक पटेल आज बीजेपी में है। क्रेडिट सबको जाती है, आपको भी क्रेडिट जो चाहे ले जाए। गरीब आदमी का फायदा हुआ, इससे हमारे दिल को खुशी है। क्रेडिट चाहे तुम आप ले जाओ, क्रेडिट चाहे कोई ले जाए, क्रेडिट से क्या लेना देना है? फायदा मिलना चाहिए, गरीब को अधिकार मिलना चाहिए। आपने भी बहुत मतलब जो लीगल तरीके से जो भी दिखाना चाहिए था आपने दिखाया, आपको भी क्रेडिट जाते, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जातिवाद का आपने जिक्र किया था, और बात सोच की, विचारधारा की हमेशा से ही पॉलिटिकल पार्टियां करती है, बट कहीं ना कहीं जब राजनीतिक गणित लगाना होता है तो जातिवाद को ही आगे किया जाता है। आप खुद पाटीदार समाज के हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है वो भी पाटीदार समाज के हैं, लेकिन आपकी पार्टी के उम्मीदवार, जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, वो ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं। और गुजरात की ये फितरत रही है कि पाटीदार समाज जो है वो वही मुख्यमंत्री तय करती है, वही सत्ता तक पहुंचाती है। आपको क्या लगता है, पाटीदार समाज का साथ मिलेगा गोपाल इटालिया और आम आदमी पार्टी को? पाटीदार समाज का साथ ऑलरेडी आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। जो नंबर आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए डिक्लेयर किया था हमारे सीएम साहब ने, उसमें सभी जातियों के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओबीसी वालों ने कर दिया या सिर्फ ईशुदान भाई के समाज के लोगों ने, सारे समाज ने, एससी, एसटी, ओबीसी, सब ने रिस्पॉन्ड किया और कहा कि ईशुदान गढ़वी गुजरात का बेटा है, गुजरात का नेता है, उसको सीएम बनाया जाए। तो आज पाटीदार भी साथ में है, नॉन पाटीदार भी साथ में है। हमें गर्व है कि अपार्ट फ्रॉम द कास्ट, जाति से ऊपर उठ के सारा समाज, सारे युवा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। ये अपने आप में आजादी के 75 साल के बाद बड़ी सुकून देने वाली बात है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि 27 साल से इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जनता आपको वोट क्यों दे? और वो भी आप युवा हैं, अभी आम आदमी पार्टी ने पूरी एक परसेप्शन क्रिएट किया है, लेकिन जनता आपको वोट क्यों दे? परसेप्शन क्या वोट में तब्दील होगा? देखो, वोट इस बार बहुत मिलेगी और वो बीजेपी के नेता के आंखों में और चेहरे पे दिख रहा है कि वोट झाड़ू को जा रही है। वो जब बोलते हैं तो उसके चेहरे में चमक नहीं है, वो ढली हुई सी आंखें दिखा रही है कि वोट इस बार भाजपा को नहीं मिल रहा। और क्यों वोट देंगे हमें इसलिए वोट देंगे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते, हम महंगाई को बढ़ाते नहीं है, महंगाई को कम करते, 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं जो कि आज तक नेताओं को मिलती आती थी। आज के बाद झाड़ू की सरकार बनेगी, जनता को फ्री मिलेगी, उनके बच्चों को अच्छी बेहतर शिक्षा मिलेगी, सबको अच्छा इलाज मिलेगा, सबको एक सम्मानपूर्ण जीवन मिलेगा। इसलिए लोगों ने माना और लोगों ने ठाना कि इस बार झाड़ू को लाना। फ्रीबीज की बात करते हैं कि आपने जितने लाख करोड़ रुपए की जो रेवड़ी बांटने की या तो गारंटी आपने दी है, उतना तो गुजरात का बजट भी नहीं है। कहां से लाएंगे पैसे? आप मुझे बताइए कि गुजरात के सारे लोगों को अगर फ्री बिजली देना हो, डोमेस्टिक कनेक्शन को, कितने रुपए का खर्चा है? मैं कैलकुलेशन करके आया हूं, आप मुझे बताइए। गुजरात में, सुनिए, गुजरात में 1.34 करोड़, 1.34 लाख हाउस होल्ड है सरकार के आंकड़ों के आधार पे, जो 300 यूनिट से कम बिजली का खपत करते हैं हर माह। 1.34 करोड़ लोगों को अगर फ्री बिजली हर महीने देनी हो
तो सरकार का 1 साल का खर्चा है 9,000 करोड़ रुपया, और गुजरात का बजट है 2.25 लाख करोड़ रुपया। अब आप बताइए कहां से। आपने तो स्कूल से लेकर कई सारे गारंटी हाँ, दी तो- है, कुल मिलाकर आपके 3.5 लाख करोड़ की गारंटी योजनाएं होती हैं, 2.5 लाख करोड़ के आसपास का गुजरात का बजट है, क्या कहां से लाएंगे बाकी के पैसे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। हम करप्शन नहीं करेंगे। आज नल से जल योजना में 3,800 करोड़ रुपए का करप्शन हो गया सिर्फ गुजरात में, और फिर जमीन रीसर्वे में 1,000 करोड़ का कौभांड हो गया। आप बताइए ये पैसा कहाँ गया? वही पैसा अगर करप्शन नहीं होता तो उस पैसों से ही अच्छे स्कूल बनते, उस पैसों से अच्छे अस्पताल बनते। कोरोना के टाइम पे सारा जो तामझाम किया गया सरकार की ओर से, उसमें 2,000 करोड़ का घोटाला हुआ, वैक्सीन में घोटाला हुआ, टॉसिलिजुमेब इंजेक्शन में घोटाला हुआ, हर चीज में करप्शन हुआ। वो करप्शन नहीं होता, उस पैसों से गुजरात की जनता की अच्छी सेवा की जा सकती थी। गोपाल भाई, आप जो बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी करप्शन के चार्ज नहीं लगे ऐसा नहीं है, कई बार लगे हैं। और अभी की बात करूं, सत्येंद्र जैन के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं जेल में, वो बलात्कारी से अपना मसाज करवा रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, क्या जवाब है आपके पास? जवाब ये है कि बीजेपी ये चाहती है कि सत्येंद्र जैन का मसाज वाला वीडियो देख लो और गुजरात में वोट दे दो। भाई काम तो कुछ किया नहीं है, तो कम से कम ये वीडियो देख के भाजपा को वोट दे दो। भाई वो अपने काम के वीडियो दिखाए। चुनाव गुजरात का है, दिल्ली का चुनाव है नहीं। दिल्ली में एमसीडी है, एमसीडी वाले तय कर लेंगे कि कौन सा वीडियो और कौन सा नेता कौन सा काम देखना है। गुजरात के चुनाव में दिल्ली का वीडियो का क्या काम है भाई? गुजरात का चुनाव है, आप कॉलेज के वीडियो दिखाइए, अच्छे अस्पताल का वीडियो दिखाइए, आप यूनिवर्सिटियों का वीडियो दिखाइए, आपने जो अच्छे काम किए हैं अगर उसका वीडियो दिखाइए, और जनता से पूछिए आप पेपर लीकेज के वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे, आप मोरबी में जो हुआ उसका वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे, तक्षशिला का वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे, आप लट्ठा कांड का वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे, आप कोरोना के टाइम में काफी अस्पतालों में आगजनी हुई थी, हजारों लोग मर गए थे उसमें, वो वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे, कोरोना के टाइम पे स्मशान में लाइनें लगी थी। तो आप चुनाव अगर गुजरात का है, गुजरात के लोगों के भाग्य बदलने का चुनाव है, तो बात गुजरात की करिए। तिहाड़ के जेल का वीडियो लाके गुजरात के लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई वीडियो देख लीजिए, वोट दे दीजिए। मुझे तो बार बार तरस आती है, विश्व की सबसे बड़ी सो कॉल्ड पार्टी की इस हालत पे तरस आती है कि क्या दिन आ गए इनके। अल्पेश भाई, एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि जिस तरह के मुद्दे लेकर आप अभी चुनाव में गए हैं, क्या लगता है दक्षिण गुजरात एक वो क्षेत्र है जहां से सीआर पाटिल, हर संघवी जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो आते हैं, वो आपको वहां जीतने देंगे? क्या लग रहा है कि आपकी जीत होगी, उसके पीछे की आप क्या वजह देंगे? देखिए, चुनावी मुद्दों हर लोग देखते हैं। कांग्रेस ने अपना विजन जाहिर कर दिया, आम आदमी पार्टी ने तो कितने समय पहले अपना विजन जाहिर कर दिया। भाजपा अभी देख रही है कि हमें क्या करना है, रिजल्ट आने के बाद मुझे तो लगता है वो जाहिर करेंगे। देश आजाद होने के बाद 75 साल के बाद पहला कोई एवं पक्ष है गुजरात के अंदर कि जो शिक्षा की बात कर रहा है, जो स्वास्थ्य की बात कर रहा है, जो हर बेटे की बात कर रहा है, हर महिला सम्मान की बात कर रहा है, हमारे लिए जो माँ भारती की सेवा करता है वो वीर जवान की बात करता है, हर घर को बिजली मिलने की बात करता है। जो मुद्दे आज तक ना भाजपा ने उठाए हैं ना कांग्रेस को उठाए, और ये जो चुनावी मुद्दे लेकर हम हर लोग को मिल रहे हैं, हर घर के पास जा रहे हैं, हर सोसाइटी मोहल्ला के हम विजिट कर रहे हैं, तो ये बात सुन के लोग इतने आश्वस्त और खुश होते हैं कि हमें हर एक माता, हर एक परिवार, हर एक कुटुंब के बड़े बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं कि अल्पेश इस बार परिवर्तन होगा, और लोग परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि इस लोगों ने इतना अहंकार है, इतनी उसकी हिटलर शाही हो गई है कि अब लोगों ने ही तय कर लिया है, एक स्वयंभू अंदर से एक एनर्जेटिक लड़ाई आ गई है कि बस अब तो परिवर्तन ही है, परिवर्तन ही हमारा परिवार का सुख है। परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और गोपाल भाई आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगा कि परिवर्तन की बात तो की जा रही है, लेकिन आपके टारगेट पर कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? भ्रष्टाचार और महंगाई हमारे टारगेट पे, दोनों को हराना है। भ्रष्टाचार को हराएंगे, महंगाई को हराएंगे, बेरोजगारी को हराएंगे और जनता को जिताएंगे, और जनता के आधार पे, जनता के सपोर्ट से जनता का काम करेंगे। आप दोनों ने हमारे साथ बातचीत की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दोनों युवा नेता हैं और गुजरात की राजनीति को आज युवा नेता की भी जरूरत है।
थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अल्पेश कथीरिया और गोपाल इटालिया। और मैं चाहूंगी कि आप लोग स्टेज पर बने रहिए।